बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां आईपीएस अमित जैन को हटाया गया है। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में पूर्व पदस्थापित थे अमित जैन, साथ ही प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेश किया है, जहां प्रतीक्षा में रखा गया है। साथ ही संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने जारी किया है ये आदेश। तो देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां अमित जैन को यहां हटाया गया है। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में पदस्थापित थे अमित जैन, साथ ही प्रशासनिक कारणों से आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया है। साथ ही संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने आदेश ये जारी किया है। तो देखिए इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आईपीएस अमित कुमार जैन को यहां हटाया गया है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने डूंगरी कला जयपुर स्थित गौशाला प्रांगण में आयोजित श्री श्री 1008 श्री जयरामपुरी जी महाराज के 48वें वार्षिक मेले में भंडारे में सहभागिता दिखाई, जहां इस पावन अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मेले में पहुंचकर संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रद्धालुओं से संवाद भी किया। उन्होंने आयोजक और श्रद्धालुओं को इस सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी। दौसा से खबर है, जहां सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला है। सवारियों से भरी स्लीपर बस को यहां सीज करने का मामला जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव की मानवीय पहल देखने को मिली है, जहां मामले को गंभीरता से लेते हुए डीटीडी अफसर को भी यहां निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नियमों के तहत कार्रवाई कर बस को छोड़ने के आदेश दिए, जहां 104 परेशान यात्रियों को डीएम के द्वारा आभार भी यहां व्यक्त किया गया है। जहां सूरत से नेपाल की ओर जा रही थी ये स्लीपर बस, दौसा आरटीओ ने सीज की थी इस स्लीपर बस को। हम लोग इधर परेशान थे सर, रात से परेशान थे। अहमदाबाद से आए थे हम लोग इधर, ये आरटीओ ने पकड़ लिया था हमारा गाड़ी। हम 12 घंटे से इधर फंसे हुए थे और सच बेधड़क टीवी और दौसा खबर नाम और एनडीटीवी ने हमारा हेल्प किया, तो इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम बताओ आपका? मेरा नाम दिलीप सर। 12 घंटे से अधिक समय से परेशान हो रहे थे। खबर पर चैनल ने खबर चलाया, उसके बाद में अब तुम लोग सही जा रहे हो, क्या क्या होकर चला? जी सर, सच में धड़क चैनल ने हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ये चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम उसी बस से हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से नेपाल तक पहुँच जाएंगे अभी। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं बस तरफ से नाम बताओ तुम्हारा? मेरा नाम सर कड़न बुरा थोकी है सर। आप लोग को तेरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत हेल्प किया। सच में धड़क न्यूज़ ने बहुत अच्छा काम किया। अब आप यहाँ से जा रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? क्या चैनल क्लिक होगे? अब हमें चल हुआ, हम रात 1 बजे से तरफान में थे और गाड़ी वहीं बंद हो गई थी। अंदर थे हम, बच्चे हैं, बीबी है, सारा और 1 से आदमी है, बहुत तरफान में थे। अभी जब ये मीडिया को पहचान हुआ, जानकारी हुई, धड़क को जानकारी हुई, तो यहाँ आ गया। वहाँ आने के बाद हमें बहुत सतर्क हो गया। हम वही गाड़ी में जा रहे हैं नेपाल पहुँचने के लिए। अब जैसे भी हम नेपाल पहुँचेंगे बने हमें आशा है। जो सती धड़क के बहुत धन्यवाद। पालू के दूसरी उपखंड क्षेत्र में सादड़ी नगरपालिका की भागी बावड़ी के पास गोचर भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया, जहां गुरुवार को तहसीलदार फतेह सिंह जसोल के नेतृत्व में राजस्व टीम और पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तहसीलदार ने बताया कि ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारियों और कलेक्टर को शिकायत की थी कि रतन लाल टांकमाली ने गोचर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है, जहां उपखंड अधिकारी ने तुरंत अतिक्रमण को हटाने के यहाँ निर्देश दिए। साथ ही कार्रवाई में कई बीघा गोचर भूमि को अतिक्रमण से यहां मुक्त करवाया गया है। इंग्लिश एकेडमी देशूरी पाली। मेरे साथ ये घटना हुई है कि बच्चे चले गए, छुट्टी हुई, 2 बजे छुट्टी हुई।
खाटू श्याम जी में व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी और एकादशी मेला के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के बीच यहां पर स्थानीय लोगों को प्रवेश नहीं देने की बात को लेकर आपसी विवाद बढ़ गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष सोनू जोशी और व्यापारी घटना के बाद से ही गेट के सामने पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद खाटू श्याम के थाना इंचार्ज पवन चौबे और व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ धरना स्थल पर नगर पालिका वासियों के प्रमुख मांगों को लेकर उन्होंने चर्चा की। साथ ही कोषाध्यक्ष गिरिराज ने यहां स्थानीय लोगों के आने जाने से संबंधित दिशा निर्देश दिए, जहां गेट के ऊपर बोर्ड के रूप में लिखा हुआ है। साथ ही स्थानीय लोकल गार्ड पॉइंट पर भी रहने जैसी तमाम मांगों को यहां अवगत करवाया गया। के ऊपर हमारे अध्यक्ष महोदय दुकान से अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उनको रोका गया और वो रोकने वाला व्यक्ति था वो बाहर के प्रशासन का लगा हुआ था, न तो उसे ये पता था इस भाई ये अध्यक्ष जी है और इनकी कहवा सुनी हो गई। इस बारे में तो ये मुद्दा उठा हुआ था। लोकल यहाँ के थाने के सीआई साहब हैं पवन जी चौबे, उन्होंने यहाँ दरी पे आके हमारे को आश्वस्त किया है कि जो भी 21-22 गेट है उन पे सब पे होल्डिंग बैनर लगा दिए जाएंगे, वहाँ पे एचएम साहब के बीट इंचार्ज के नंबर दे दिए जाएंगे और लोकल आदमी को 1% भी कतई परेशानी नहीं होगी। तो जो गाजा पे गेट लगे हुए हैं जी, वहाँ पर क्योंकि हर बार जाता नया आता है, हम विरोध भी खूब करते हैं, फिर भी हम सुविधा के लिए एक बैनर लगवा देंगे गाजा गेट है कि लोकल आदमी हो जो खाटू नगर पालिका। धौलपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में धौलपुर के कांस्टेबल ड्राइवर संदीप शर्मा की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना उस समय की है जब पुलिस टीम 1 लाख रुपए की इनामी डकैत धर्मेंद्र और लुखा को नागौर के पर्वतसर जेल से धौलपुर कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, जहां दौसा के हाईवे पर पुलिस की बस और एक ट्रक के बीच में जबरदस्त भिड़ंत में कांस्टेबल संदीप गंभीर रूप से घायल हो गए और हादसे में एएसआई भंवर सिंह समेत कई अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। जहां संदीप को जयपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जहां गुरुवार सुबह मृतक के परिजनों ने एसपी विकास सांगवान से मिलकर कांस्टेबल को शहीद का दर्जा देने की यहां मांग की। साथ ही पुलिस ने मृतक कांस्टेबल के शव को सम्मान के साथ उसके घर पहुंचाया और वहां से अंतिम संस्कार के लिए चंबल मुक्ति धाम ले जाया गया। चंबल मुक्ति धाम में 3 चक्र फायर कर सलामी भी दी गई। भरतपुर जिले के राजीविका समूह ने जुड़ी स्थायी सीआरपी और वीओ सीआरपी महिला अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर पहुंची, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थायी और पुरानी पॉलिसी को बहाल करने की यहां मांग की है। साथ ही महिलाओं का कहना है कि जिले की राजीविका में सीआरपी और वीओ के साथ ही सीओआरपी पद पर स्थायी रूप से महिलाएं कार्यरत है और हमारे सभी पदों को स्थायी किया जाए, साथ ही पुरानी पॉलिसी को भी बहाल किया जाए। पहले सीआरपी में कार्य करते थे और हमारे सीआरपी का कार्य 2 साल से बंद पड़ा है और हमें सीआरपी राउंड तो ला दिए मगर पुरानी पॉलिसी प्लस लाई है। हमें इस पॉलिसी के अनुसार कार्य नहीं करना है, हमें हमारी पुरानी ही पॉलिसी चाहिए जिसमें शिक्षित या अशिक्षित महिला भी काम कर रही थी, हमें वही पॉलिसी चाहिए। इसमें जो नई पॉलिसी है उसमें हमारा वेतन भी घटा दिया, महिला भी घटा दी, काम भी बढ़ा दिया। हमें ये पॉलिसी सर मुझे तो मेरे पहली वाली पॉलिसी चाहिए और पेमेंट बढ़ा के चाहिए और ये रेगुलर चाहिए और वेतन बढ़ के होना चाहिए और सभी महिलाओं को जो गरीब अति गरीब है उन सबको ही रोज़गार मिलना चाहिए और उनको हर साल के बाद देते हैं। 2 साल से वो महिला घर बैठी हैं तो ऐसे महिला रोजगार नहीं कर पा रही हैं, उनके अपनी हर सभी महिला बेरोजगार बैठी हैं तो उनके लिए अपने। सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे में काला गोरा भेरू जी मंदिर प्रांगण में तखतगढ़ उद्योग व्यापार एवं मंडल के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें सर्वसम्मति से चंपालाल कुमावत को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वहीं व्यापारियों ने नवनियुक्त अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों को माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार सोलंकी का भी अभिनंदन किया गया। व्यापारियों ने उनके 3 साल के सफल कार्यकाल की सराहना की और नवनियुक्त अध्यक्ष चंपालाल कुमावत ने कहा कि वे सभी व्यापारियों के सहयोग से संगठन को मजबूती देंगे और समस्याओं के समाधान के लिए प्राथमिकता से कार्य करेंगे। इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ।
और दूसरी बात, व्यापार के संबंधित जितनी मार्केट में समस्या चल रही है, दुकानों को बंद चालू करके जितनी भी प्रॉब्लम है उनकी कार्यकारिणी में निर्णय करेंगे। और भी क्या कोई आज व्यापार को लेकर कोई चर्चा रही? व्यापार को लेकर एक तो जो रात को चोरियाँ वगैरह होती है उसके लिए निगरानी करने के लिए एक तो उसको रोके को बुलाया है, उसके लिए पाबंद किया उसको। रही बात दूसरी, सरकारी कार्यालय में, नगर पालिका में किसी भी तरह की समस्या हो गई। वर्ष पूर्व हमने इसकी स्थापना की थी, व्यापार और उद्योग मंडल की। आज 3 वर्ष पूरे हो गए। इस संबंध में आज हमारी मीटिंग हुई थी और सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष का चुना हुआ। संपालाल कुमावत हमारे नए अध्यक्ष के रूप में स्थापित हुए हैं और कार्य समिति के रूप में लखाराम जी है और 3 अन्य जो समितियां हैं उनके भी अध्यक्ष आज नियुक्त हुए। व्यापार बांसवाड़ा संभाग के सबसे बड़े माही अस्पताल में, माफ कीजिएगा, माही बांध में मध्य प्रदेश और बांसवाड़ा में हो रही बारिश के साथ माही डैम के 16 गेट खुल चुके हैं, जहां निकासी लगातार जारी है। माही और इरावा नदी में पानी की आवक लगातार जारी है, जहां माही विभाग के अधिकारियों ने जिला कलेक्टर की मौजूदगी में माही डैम के 16 गेट खोलकर पानी की निकासी जारी कर दी है। साथ ही पानी के खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए भी भारी जनसैलाब यहां उमड़ पड़ा, तो वहीं भीड़ को देखकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां किए गए हैं। संभाग के सबसे बड़े माही बांध के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। ये माही बांध से जल से निकलती हुई अर्थात जलराशि और 16 गेटों में से निकलता हुआ सफ़ेद पानी को देखने के लिए हजारों की तादाद के अंदर में लोग आए हैं। आपको बता दें कि इस अगस्त क्रांति के अंदर में जो जल क्रांति देखने को मिल रही है, लगातार बीते 24 घंटों से हो रही मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान के अंदर में है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने जो निचले क्षेत्र के जो लोग हैं, नदी नाले के पास में रहने वाले जो लोग हैं, उनको दूर रहने की हिदायत दी है। तस्वीरों में आपको साफ दिखाने की मैं पूरा प्रयास यहाँ पर करूंगा। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, मानो कि ये पूरी दूध की नदियाँ बह रही है और ये माही डैम का खूबसूरत नज़ारा लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं और इस नज़ारे को देखने के लिए लोग काफ़ी दिनों से बेताब थे। इस साल का सीजन के अंदर में पहली बार 16 गेट खोले गए हैं। यहाँ पर 1-1 मीटर से ज़्यादा इन गेटों को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। हमारे साथ के अंदर में आयकर विभाग के अधिकारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कैसा लग रहा है माही डैम देख के? बहुत ही सुंदर, बहुत ही विहंगम दृश्य है। ऐसा दृश्य देखने के लिए तो लोग कई स्टेट से यहाँ आते हैं बांसवाड़ा में, और 16 गेट खुलना अपने आप में एक अजीब नमूना है यहाँ का, और जिसको देख कर मंत्रमुग्ध हो जाता मन। तो कैसा सर, फोटो वोटो खींच ली? फोटो हमने ली, वीडियो भी ली है, और अब देखिए बारिश भी हो रही है और मौसम सुहाना होता जा रहा है। तो देखिए, ये थे मेरे साथ के अंदर में आयकर विभाग के अधिकारी हैं, कह रहे हैं इस खूबसूरत तस्वीर को उन्होंने अपने मोबाइल के अंदर में फ़ोटो भी खींची है, वीडियो भी बनाया है, ताकि इस संदेश को अपने परिवार तक भी दिखा सके। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सैन, बांसवाड़ा। सिरोही से है, जहां सिरोही के माउंट आबू से बड़ी खबर है। आबू रोड पर आने वाले मार्ग पर कार दुर्घटना का वीडियो देखने को मिला है, जहां माउंट आबू रोड पर बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां एक अनियंत्रित गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है, जहां एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी मिल रही है। गाड़ी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही एक गाड़ी में लगे कैमरे के अंदर ये दर्दनाक हादसा कैद हुआ है। देखिए सिरोही के आबू रोड से ये खबर, जहां हादसे का वीडियो कार में जाते वक्त ये रिकॉर्ड किया गया, जहां हादसे के अंदर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होती हुई दिखाई जा रही है। एक व्यक्ति के घायल होने की भी लगातार जानकारी मिल रही है। खेतल के मुंडावर में जिंदोली सुरंग स्थित संविधान नर्सिंग कॉलेज में गुरुवार को जंग का मैदान बनता हुआ नजर आया, जहां छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं आरोप है कि कॉलेज ने भारतीय नर्सिंग काउंसिल यानी कि INC से मान्यता किए बिना ही दाखिल किए और लाखों रुपए यहां वसूल लिए। साथ ही साल 2021 बैच के छात्र 4 साल की पढ़ाई करने के बाद यहां डिग्री और राष्ट्रीय मान्यता से यहां वंचित है। साथ ही छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन से बात की तो उन्होंने कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिला, जहां छात्र छात्राओं ने गुस्सा और बढ़ गया, जहां
कुछ बच्चे आए थे संवर्धन नर्सिंग कॉलेज के, जो जिंदौली में स्थित है। उनका आरोप ये था कि साहब स्कूल वाले ने हमें भ्रम में रख करके उनको केवल राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की मान्यता प्राप्त थी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मान्यता प्राप्त नहीं थी, और उसने INC का बोर्ड लगा के या रसीद पे नंबर INC का टैग लगा करके हमसे भ्रमित रख करके INC का रजिस्ट्रेशन मान काम करके हमको एडमिशन करवा दिया। तो इससे हम बाहर के स्टेट में नौकरी नहीं कर सकते। इस प्रकार के आरोप लगा के उन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसकी नियमानुसार जांच करवा के। प्रतापगढ़ में बारिश बनी आफत। लगातार बारिश के चलते जिले में भर कर नाले यहां पर उफान पर है, जहां माही पुल पर ऊपर से पानी लगातार जा रहा है। पानी से आम जनजीवन भी बुरी तरह से यहां प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। खबर भरतपुर से है, जहां जिले की ग्राम पंचायत सज्जनवास की ग्राम नागला समाद में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव में शमशान घाट बनाने की मांग की है। साथ ही ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत सज्जनवास के गांव नागला समाद में शव का दह संस्कार करने के लिए शमशान घाट नहीं है, जबकि आबादी 2500 से 3000 तक है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होने के बाद सबसे ज्यादा आहत उन युवाओं को हुआ है जिन्होंने पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया था। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर आज असमंजस में पड़े हैं और एक और परिवार की उम्मीदें हैं तो वहीं दूसरी ओर भविष्य के सपने और समाज के सामने दर्जा, तो वहीं दूसरी ओर भर्ती रद्द कराने की लगातार तलवार भी अटकी पड़ी है, जिसको लेकर लगातार साफ है कि लगातार यहां साफ तौर पर गुहार लगाई जा रही है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से नौकरी पाने वालों का भविष्य अब दांव पर लग चुका है। जिसको लेकर सच बेधड़क के संवाददाता कुणाल भटनागर ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से उनका दर्द जानने की कोशिश की है। सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होने के बाद जो भर्ती में एक बड़ा वर्ग था, वो लोग जो ईमानदार हैं उनको जो है खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एकल पीठ ने आदेश दिया है, भर्ती रद्द हो गई है। तमाम जो सब इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़े स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। भर्ती रद्द कर दी गई है क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है ये कह रहा है कि हम ईमानदार हैं, और क्योंकि एसओजी की जांच में अभी तक जो 54 जो हैं पकड़े गए हैं सब इंस्पेक्टर। क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर देखिए, एसओजी की रिपोर्ट जो एसओजी ने कोर्ट के अंदर दाखिल किया, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि 785 लोग बिल्कुल क्लीन चिट है, निर्दोष हैं। बाकी के जो इन्होंने 54 लोग दोषी हैं जिनको अरेस्ट कर चुकी है, और इन्होंने लगभग 60 प्लस इन्होंने जो है बताया गया है कि ये लोग संदिग्ध हैं। टोटल 68 है ना, और 54 पकड़े गए। तो मैं आपके द्वारा और सरकार से, एसओजी से ये दरख्वास्त करना चाहूंगी कि बाकी लोगों को आप कब अरेस्ट करोगे, जब आपको पता है एसओजी हमारा सरप्राइज टेस्ट ले चुकी है, और मतलब वो सरप्राइज टेस्ट के बेस पे एक लड़के को एक दो लड़कों को या फिर एक दो जो कैंडिडेट्स हैं उनको अरेस्ट कर चुकी है, तो बाकी लोगों को मतलब अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? इतनी देर क्यों लगा रही है? या तो ये एक प्रोपेगेंडा है कि जब कोर्ट की हियरिंग होगी तब हम एक एसआई को हम अरेस्ट करेंगे जो संदिग्ध है। जैसे ही हमने डबल बेंच के अंदर अपनी याचिका लगाई, वैसे ही एक कल परसों की बात है, एक एसआई को अरेस्ट किया। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? ये एक साथ अरेस्ट क्यों नहीं करते? एक साथ इनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते हैं? संभवतः ऐसा हो सकता है कड़ी से कड़ी जुड़ी जैसे सूचना मिली उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से हमारी कोर्ट हियर, ये एक संयोग मात्र भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन ये सब हमारे पास डाटा है पूरा कि अगले दिन हमारी कोर्ट हियरिंग है और उससे पहले एक अरेस्ट हो रहा है। ये सरप्राइज टेस्ट 1 साल पहले हो चुका हमारा, 2024 के अंदर। उसके बाद में अब 1-2 महीने पहले एक हमारे साथी को ही पकड़ा था एसओजी ने। अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? कोर्ट से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा जाए, क्योंकि सरकार ने ईओआरओ की भर्ती रद्द की थी, रीट की भर्ती आपने रद्द की थी, सेकंड ग्रेड की भर्ती आपने रद्द की थी। जैसे ही भर्तियां रद्द हुई वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, उनके आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि इस भर्ती को रद्द ना किया जाए, और इस भर्ती के अंदर जो संदिग्ध हैं
है ना, और जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए और लास्ट जो दोषी है उसको पकड़ा जाए और निर्दोष के साथ न्याय होना चाहिए। सरकार हमारे साथ डबल बेंच के अंदर खड़ी रहे बिल्कुल। और न्याय में आपका और कौन सी रैंक थी आपकी? मेरा नाम अनु यादव है, 2000+। सर आपका क्या नाम है? क्योंकि सरकार ने डिसीजन दिया है, लगातार आपके द्वारा तमाम नेताओं से मिला जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार डबल बेंच में जाए। सर मेरा नाम नरेश पाल सैनी है, मैं एक्स सर्विस मैन हूँ। पहले मैंने भारतीय सेना के अंदर 17 साल सर्विस की थी। जैसे मैं रिटायर हुआ उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे अपनी जो एजुकेशन है उसको जारी रखा। यहाँ पे जयपुर में मैं रिटायर होने के बाद यहीं पे सेटल हो गया। प्राइवेट किराए के मकान में रहता हूँ और यहाँ पे मैंने कोचिंग ऑनलाइन स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मेरा फर्स्ट टाइम मार्च 2020 में रिटायर होने के बाद मेरा SSC CPA में सिलेक्शन हुआ था। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे राजस्थान में बहुत सारी भर्तियों की वैकेंसी आई थी, जिसमें वीडियो है, पटवारी है, RS 2021 है। उसके साथ ही SI की वैकेंसी भी 2021 में आई थी। इन सब में मेरा सिलेक्शन हुआ। RS मेंस भी मैंने लिखा है, वीडियो में मेरा सिलेक्शन हुआ है, पटवारी में मेरा सिलेक्शन हुआ है और वीडियो मैंने ज्वाइन भी किया था। 6 महीने की सर्विस के बाद मैं रिजाइन देकर के जैसा मेरा फाइनल सिलेक्शन SI में हुआ था, मैं इस पद पे आया था। अब क्या मुझे वापस उस पद पे भेजा जाएगा? क्या मुझे उस यहाँ पे जो एक सम्मान का पद था उसे हटा करके मुझे उसी पद पे वापस लौटाया जाए? क्या मुझे वो मान सम्मान वहाँ पे मिलेगा अगर मैं इस पद से वापस जाता हूँ तो? साथ ही मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ये SIT की रिपोर्ट है जो सरकार ने गृह विभाग के माध्यम से और गृह विभाग ने अपने उसके सब कमेटी के सामने 6 मंत्रियों के सामने अपनी ये रिपोर्ट रखी थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया है कि इसमें अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है उनकी संख्या 785 है और वो अभ्यर्थी जिनके विरुद्ध जिनको दोषी पाया गया उनका परसेंटेज है 6.3%। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इन 6% के चक्कर में क्या 94% की बलि दी जाएगी? क्या 94% जो अभ्यर्थी हैं जो ईमानदारी से अपना चयन करके इस SI के पद पे नियुक्त हुए हैं, क्या उनको ईमानदारी का यही नाम दिया जाएगा कि उनको उसी समाज में वापस भेजा जाए जहाँ उनके साथ हीन भावना से देखा जा रहा है? उनको हर तरफ जहाँ वो जाते हैं, ना वो समाज में जा सकते हैं, ना वो किसी शादी ब्याह समारोह जा सकते हैं, हर जगह उन्हें चोर थानेदार की नज़र से देखा जाता है। आज जब भी हम किसी गांव में जाते हैं या कहीं अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते, किसी रिश्तेदार का फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि वो हमसे जैसे हम फ़ोन करते हैं हमसे यही पूछते हैं कि तुम्हारा क्या चल रहा है। लोग तो अंदर ही अंदर खुश भी हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है SI का पद ऐसा है, उससे आपका पड़ोसी भी जलता है, वो भी आपकी कंप्लेंट करेगा। ये गरिमा का पद है, इससे और साथ में उनको लगता है कि इसका चयन कैसे हो गया, जबकि उनको पता नहीं कि हमने बड़ी मेहनत और कड़े संघर्ष के बाद इस पद पे चयन पाया है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से गुहार है कि जब तक जिस प्रकार से सरकार हमारे साथ सिंगल बेंच में खड़ी रही थी, उसी प्रकार हमारी माननीय भजन लाल जी से, माननीय भारतीय स्टेट गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमारे साथ डबल बेंच के अंदर खड़ी रहे और हमें न्याय दिलाए। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि तथ्यात्मक बात आपने कही, आप ये कह रहे हैं कि मतलब पूर्व में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया है, एक AIPMT परीक्षा हुई थी 2015 में, केंद्र सरकार ने, जिसको अब नीट कहते हैं, उसको केंद्र सरकार ने रद्द नहीं करना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया। 40 लोगों की उसमें संलिप्तता थी और उसके अलावा उसमें CBSE का जो बाबू है वो जो है उसमें गिरफ्तार हुआ था। नीट का एग्जाम, अगर आपको शायद याद नहीं तो नीट का एग्जाम रद्द नहीं हुआ था, उससे एक क्षेत्र विशेष में जहाँ से वो पेपर लीक हुआ था उसी जगह। मैं EGMT की बात कर रहा हूँ 2015। सर इसके बाद में नीट का एक और पेपर हुआ जस्ट अभी शायद 2 या 3 साल पहले, उसका भी पेपर लीक बताया गया था, लेकिन उस पेपर को भी गवर्नमेंट ने लीक नहीं माना और उस क्षेत्र विशेष में जहाँ से वो पेपर लीक माना गया था उस क्षेत्र विशेष का दोबारा एग्जाम लिया गया था। क्या ये हमारे साथ 2021 के बाद ये 2025 में या 2026 में हमारा दोबारा एग्जाम लेना चाहेंगे? यानी 5 साल अगर आपको भर्ती रद्द लगी रही थी और आपको लग ही रहा था कि 2021 के अंदर पेपर रद्द हुआ, तो हमें आशा नहीं थी कि 2026 में जाके हमें इसी भर्ती के लिए दोबारा लड़ना पड़ेगा। रद्द करना था 2021 में कर देते, 2022 में कर देते। हमारी नियुक्ति होने के बाद 2 साल हमने कठोर परिश्रम किया, हमारी ट्रेनिंग होने के बाद जहां हमें इस पढ़ाई से दूर हो गए थे, जहां हमने लॉ की पढ़ाई की है, आज आप वापस वही बोल रहे हो कि आज वापस आ जाओ और 2-3 महीने की तैयारी करो और अपना एग्जाम पास करो, अपना दोबारा चयन करवा लो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हमें जिस प्रकार से 2 साल में इतना मानसिक टॉर्चर किया गया है, इस सिचुएशन के अंदर हम उसी एजुकेशन पे वापस जा सकते हैं जो हमारी तैयारी 2021 में थी? आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है कि जो ये लोग बोल रहे हैं कि 5 साल के बाद आप दोबारा आ जाओ और आपका जो ईमानदार होता है आप दोबारा चयन हो जाना। हाँ,
हम दोबारा चयन हो जाएंगे, लेकिन क्या वो 5 साल हमारे दिए जाएंगे हमें वापस? इन 5 साल के अंदर कितनी सरकारी नौकरियों के फॉर्म निकले और उनमें हमारा चयन भी हुआ, हमारा पैरेलल सिलेक्शन भी हुआ। यानी एसआई की ट्रेनिंग के साथ साथ हमारे 175 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पैरेलल सिलेक्शन हुआ। क्या उनको वापस उस सिलेक्शन में भेजा जाएगा? उनके साथ तो घोर अन्याय हो गया। उन्होंने एसआई को छोड़ करके उन सिलेक्शन में वो नहीं गए, तो क्या उनके साथ न्याय किया गया? चलो मान लिया ऑर्डर के अंदर ये माननीय न्यायालय के जजमेंट में दिया गया है कि पुरानी भर्ती वालों को उसकी जॉब में वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों के लिए कहाँ प्रावधान किया गया कि जिनका सिलेक्शन एसआई की ज्वाइनिंग के बाद हुआ और उनकी ज्वाइनिंग आई और उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, तो क्या उनके साथ न्याय किया गया? क्या वो उस भर्ती में वापस भेजे जाएंगे जहाँ उन्होंने कोई भी पोस्ट को अचीव नहीं किया या उनको पद पे नहीं माना गया? ठीक है, कुछ और महिला अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं जो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करी थी, अब भर्ती एकल पीठ ने रद्द कर दी है। लगातार आपका डेलीगेशन सरकार से मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं 2021 में कांस्टेबल पर ज्वाइन किया था। उसी टाइम मेरा धौलपुर से मेरा एक और जगह से कांस्टेबल फाइनल सिलेक्शन हुआ था और पटवारी में भी हुआ था। मैंने कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया था और एसआई का पेपर देने के लिए मैं कांस्टेबल में भी ज्वाइन करने के बाद में एब्सेंट हो गई थी। तो उसके बाद में मैं 4 महीना एब्सेंट रही, फिर मैंने एसआई का पेपर दिया और उसके बाद मैंने कांस्टेबल की ट्रेनिंग भी की और फिर उसके बाद मेरे एसआई की ज्वाइनिंग आ गई, तो मैंने पटवारी ज्वाइन नहीं किया था। फिर सर मैं वहाँ पे मेरा फिक्सेशन नहीं हुआ था, इधर मैं ज्वाइन कर ली थी। मेरा आज 5 साल हो गया, अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ और मैंने पटवारी ज्वाइन नहीं किया था तो वो भी मेरे से चले गई। तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार को हमारा पक्ष मजबूती से डीबी में रखना चाहिए और सर हम चाहते हैं कि अगर एसओजी हमारी सही से इन्वेस्टिगेशन करे, अगर नहीं हो पाए तो हम पूरे जैसे एसओजी को हम कोऑपरेट कर रहे हैं कि हमारा कोई से भी टेस्ट करवा सकते हैं, नार्को भी करवा सकते हैं, पॉलीग्राफी करवा सकते हैं, ब्रेन मैपिंग भी करवा सकते हैं, कोई भी टेस्ट करवाना तो हम करवाने के लिए भी तैयार है सर। अगर कोर्स हाँ सर क्या नाम है आपका और कौन सी रैंक थी आपकी? सर मेरा नाम सीमा है और मेरी 2957 रैंक है। 29। हाँ। 2 अभ्यर्थी और हैं हमारे साथ। कहाँ से हैं आप? और क्योंकि अब सरकार ने भर्ती को रद्द कर दिया है, ऐसे में किस परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है अभी? मेरा नाम लक्ष्मी पारिया है, मैं कुचामन डीडवाना जिले से हूँ। मैंने 2018 में तैयारी शुरू की, जिस टाइम मेरी 12th हुई। 12th के बाद से लेके अभी चल रहा है 2025, तो 21 में इसका पेपर हुआ। पेपर में इतनी मेहनत से तैयारी की, इतने संघर्षों के बावजूद यहाँ पेपर क्लियर किया। उसके बाद में 22 में फिजिकल दिया। फिजिकल में भी कोई फिजिकल ऐसा का फिजिकल मामूली फिजिकल नहीं है, इसमें फिजिकल एफिशिएंसी इसमें इतनी है कि जो अब बोल रहे हैं कि भर्ती जो ईमानदारी से चयनित है उनका वापस सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना फिजिकल एफिशिएंसी जो 5 साल पहले थी वो 5 साल बाद में नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे कम ही होती जाएगी। उसके बाद में फिर इंटरव्यू दिया है, फिर इंटरव्यू के बाद में इतनी मेहनत करने के बाद में हमारे 5 साल तो इस पूरी प्रोसेस में लगे, 21 से लेके 25 तक 5 साल हो गए इसमें आने के बाद। और ये साल इनका जवाब कौन देगा, इनकी भरपाई कौन करेगा हमारे 5 सालों की? और ये 5 साल नहीं, इससे पहले भी जब हमने तैयारी शुरू की वो साल भी तो है, उनको भी तो देखो, उनका हिस्सा कौन करेगा? आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम विष्णु कुमार राठौड़ है और मैं भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या कुछ अब ये भर्ती रद्द होने के बाद क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और क्या चुनौती है आपको? भर्ती रद्द होने के बाद सबसे ज्यादा तो हमारे डिपार्टमेंट ने हमको टॉर्चर किया। जैसे आप रूम से बाहर निकलते हो, जैसे कांस्टेबल हमारे जूनियर्स है तो वो सब आप तंज कसेंगे, ये है फर्जी बेच वाले, ये फर्जियों की भर्ती रद्द हो गई, तो सबसे ज्यादा तो ये। और फिर बाकी बात रही तो जैसे घर पे मम्मी पापा हो गए तो उनको यही सुनना पड़ रहा है कि आपके बच्चों को तो निकाल दिया, आपके बच्चे तो फर्जी बेचते थे, उन्होंने पेपर लिया होगा, तो ये सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। और बाकी बात रही तो अब आगे का हमारा स्टैंड यही रहेगा कि हम डबल बेंच में, अब कल हमारी रीट लगी है डबल बेंच में, और अब जैसे डबल बेंच का रहता है तो गवर्नमेंट से भी हमारी यही अपील है कि गवर्नमेंट हमारे साथ मजबूती के साथ डबल बेंच में जाएं, और अगर डबल बेंच में अगर कुछ नेगेटिव रहता है हमारे प्रति तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो आगे की हमारी रणनीति यही रहेगी। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी थे, एक अभ्यर्थी और हमारे साथ हैं। कहाँ से हैं आप? जी मैं सीकर से हूँ। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी परेशानियों का सामना तो बहुत प्रकार से करना पड़ रहा है, लेकिन मैं जो बात यहाँ पे कहना चाहूंगा वो है कि अपना भारतीय संविधान सर्वोच्च है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जो सबसे अपना लॉ ऑफ द लैंड जिसे बोलते हैं, जो सर्वोच्च कानून है वो है भारतीय संविधान। 1978 के मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि राइट टू लिव विथ डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार इज इन डायरेक्ट कंटिन्यूएशन विथ राइट टू लाइफ, मतलब जीवन के अधिकार के साथ में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अब आप ये बताइए कि
जो ईमानदार साथी चयनित हुए हैं, भर्ती रद्द होती है तो ईमानदार और बेईमान दोनों लेवल पर आ गए, दोनों बराबर आ गए। तो क्या अब हम उसी गरिमापूर्ण जीवन के साथ में वापस जी पाएंगे? तो स्पष्टतः हमारे मौलिक अधिकारों का यहाँ पे हनन हुआ है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा, डायरेक्ट मेरी सरकार से अपील है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश जहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, उसमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसको ध्यान में रखें और मजबूती से डीबी में हमारे साथ में हमारे पक्ष में तर्क दें और इस घड़ी में हमारे साथ में खड़े रहें और हमारे लिए वो अपने जो भी साक्ष्य हैं वो हमें प्रस्तुत करें। तो ये तमाम वो अभ्यर्थी थे जो पेपर लीक, जो पेपर भर्ती है उसके रद्द होने के बाद काफ़ी परेशान हैं। इनका कहना है कि हम ईमानदार थे, भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को डबल बेंच में हमारे साथ जाना चाहिए। सहयोगी गिरीश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच पे धड़क, जयपुर। अब राजधानी जयपुर का रुख करते हैं, जहां राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जयपुर व जोधपुर पुलिस कमिश्नर एवं समस्त रेंज आईजी को पुलिस मुखिया का आदेश। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने जताई है नाराजगी। नवपदोन्नत पुलिस निरीक्षकों को फील्ड में तैनाती मामले पर पुलिस मुख्यालय ने एक्शन लिया है। नवपदोन्नत पुलिस निरीक्षकों को 2 वर्ष तक फील्ड में पदस्थापित नहीं किए जाने हेतु निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने माना है नवपदोन्नत पुलिस निरीक्षकों को लिखित मौखिक आदेशानुसार फील्ड में पदस्थापित किया जाए, जो स्थानांतरण नीति एवं इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेशों की अवहेलना है, जिसको लेकर डीजीपी राजीव कुमार शर्मा का भी कहना है कि सभी को इसको गंभीरता से लेवे। साथ ही तमाम नवपदोन्नत पुलिस निरीक्षकों का 2 वर्ष तक फील्ड में पदस्थापन नहीं किया जावे। जयपुर से एक और बड़ी खबर, जहां राजस्थान पुलिस ने खिलाड़ियों के लिए नया सुनहरा अवसर देखने को मिला है, जहां 167 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 12 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कर सकते हैं इसमें आवेदन। तो देखिए एक और बड़ी खबर, जहां इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 12 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसको लेकर आवेदन कर सकेंगे। और राजस्थान पुलिस ने खिलाड़ियों के लिए यहां नया सुनहरा अवसर दिया है, जिसमें 167 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का यहां ऐलान कर दिया है।